This is first class of capacitors on this digital board and the first lecture of digital classroom in our campus. तो हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे। तो कैपेसिटर्स में आप लोगों को जो अभी तक बेसिक इंफॉर्मेशन बताया गया था कि कैपेसिटर्स के बारे में बोला गया कि ये लोग खुद एक क्या है, ये लोग खुद एक सर्किट एलिमेंट है, तो इनको सर्किट में यूज किया जाएगा, ये सर्किट में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अब सर्किट में इनके होने का जो पर्पस बोला गया था कि सर्किट में इनके होने का पर्पस अगर बेसिकली समझा जाए तो मान लो जब इस कैपेसिटर को आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए शुरुआत में इस कैपेसिटर्स के पास कोई चार्ज नहीं था। जब इसको सर्किट में लाया गया तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी का भी है तो इसके ऊपर चार्ज क्यों आ गया, तो यही बोला गया ये जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको बोला गया कि कैपेसिटर्स के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो कौन सा कैपेसिटर्स कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर और डिस्कशन में बोला गया था कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, कैपेसिटेंस जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, तो दो तीन चीजों का प्रॉपर्टी है। तो पहला बोला गया कि कैपेसिटर्स का ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के फैक्टर्स बताए गए थे। और दूसरा बोला गया था कि कैपेसिटर्स को बनाने में जो मीडियम यूज किया गया है वो क्या है, तो सबसे सिंपल बोला गया था, क्या सबसे सिंपल बोला गया था होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बोला गया था कि इनके बीच का दूरी d होता है और अगर इनका एरिया a है तो लेटर स्टेज में हम लोग डिफाइन करके देंगे भी कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कैपेसिटर के लिए दैट विल डिपेंड ऑन दैट डे कि कौन सा कैपेसिटर का एरिया कितना है और ये कितना है। फिर यूनिट के बारे में बताया गया था कि कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो माइक्रो फेराड होता है, क्योंकि फेराड बहुत बड़ा यूनिट है तो मे बी माइक्रो फेराड हो या नैनो फेराड हो। फिर हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स का कैपेसिटर्स देखा था। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर में हम लोगों ने बोला था कि जो हम लोगों के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनमें से एक हम लोगों को आज पढ़ना है। तो क्या बोला जा रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर, क्या स्फेरिकल कंडक्टर एज कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कंडक्टर एज कैपेसिटर में आप देखेंगे कि हम लोगों को हमेशा किसी भी सेटअप का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो यही तरीका हमेशा क्या यूज करना हम लोगों को पड़ेगा। तो अगर यही तरीका हम लोगों को हमेशा यूज करना है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए क्या है, एक स्फेयर है जिसका कि रेडियस हम लोगों को गिवन है कि इसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। अगर हम इस कैपेसिटर को या तो चार्ज q दे या तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करें, तो अभी अभी आपका कंप्लीट हुआ है टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने कहा था कि ये अगर मेटल स्फेयर है, कंडक्टर का स्फेयर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो स्फेयर आएगा वो KQ बाई R के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग अगर कैपेसिटर्स का बेसिक डेफिनेशन देखें तो K का भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो एग्जाम में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाता है, बहुत बाद में पता चलता है कि इस K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो बहुत बार बोला भी गया है कि एग्जाम में जो ऑप्शन होगा वहां पे आप डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे आपको ये दिया जाएगा कि वहां पे आप ये K के टर्म्स में, ज्यादातर वहां पे पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, कभी कभी K के टर्म्स में भी दे देता है। तो ये V का वैल्यू हुआ, देखो कैपेसिटर Q इक्वल टू किसके बराबर होता है कैपेसिटर में, C इंटू V। तो अगर किसी का भी कैपेसिटेंस चाहिए होगा अभी से, मान लीजिए अगर किसी का भी कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि C इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो C इक्वल टू Q बाई V के बराबर होगा। तो यहाँ पे Q बाई V का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर Q बाई V करोगे तो Q तो ठहरा Q
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देखिए आप कितना निकाल के रखे हैं, तो 1/4πε0 इंटू Q/R इसके बराबर निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए Q से Q कैंसल हो गया, और शुरू से आपको कहा जा रहा है कि कैपेसिटर्स को के कैपेसिटेंस को वर्तमान व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखिए, तो स्फेरिकल कंडक्टर एज अ कैपेसिटर, तो उनका कैपेसिटेंस जो होगा वो 4πε0 के बराबर होगा। ये कैपेसिटेंस किसका है, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, जिनको हम लोग शुरू में बोल रहे थे कि आइसोलेटेड मेटल स्फेयर दैट ऑल्सो वर्क एज क्या, आइसोलेटेड मेटल स्फेयर भी कैपेसिटर की तरह काम करता है। चलिए इससे आगे का बात देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ द रेडियस, मे बी नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का टाइम बच सकता है थोड़ा और, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज assumed as 64 6400 किलोमीटर बोला जा रहा है अर्थ का रेडियस, कि आपको 6400 किलोमीटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ assuming it as conducting स्फेयर, कि देखिए इसको क्या माना जा रहा है कि ये अर्थ जो है अपना वो एक कंडक्टिंग स्फेयर है, उसका जो आपको रेडियस है वो इतना गिवन है, तो अर्थ का क्या होना चाहिए, क्या कैपेसिटेंस। तो अभी अभी आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर आपके पास क्या है, कहीं पे भी अगर मेटल स्फेयर्स है, तो अर्थ को भी क्या बोला गया है कि अर्थ को मानिए क्या, अर्थ को मानिए एक आइसोलेटेड मेटल स्फेयर। तो अर्थ का रेडियस गिवन है, तो इसका जो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये मेन इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। जो नीट वगैरह एग्जाम वगैरह में आएगा वो अगला वेराइटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा। फिर यहां से देखिए तो 4πε0, तो जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो वो तो 1/4πε0 का वैल्यू पढ़ते हो ना, 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। अगर 4πε0 जिस दिन ऊपर चला जाएगा उस दिन 9 को कितना आना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, तो 1/9 × 10⁹ इसके बराबर। अगर रेडियस देखिएगा तो अगर 6400 कितना में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से 6.4 और किलोमीटर से हिसाब कीजिएगा तो 10⁶ मीटर इसके बराबर। तो 1/4πε0 को देखिए तो 9 × 10⁹ इंटू 6.4 × 10⁶ इसके बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7.1 × 10⁻⁻4 फेराड इसके बराबर करीब अर्थ का कैपेसिटेंस आएगा। तो शुरू में ही तो इसीलिए बोला गया था कि इतना बड़ा अर्थ है, सोचिए उसका भी कैपेसिटेंस में जो 10 का पावर है वो -4 रह ही जा रहा है। तो अगर आप सोचिएगा किसके लिए कि अगर 1 फेराड का कैपेसिटर चाहिए तो अर्थ के साइज को और 1000 गुना 10,000 गुना बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए 1 फेराड इज वेरी बिग यूनिट। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि माइक्रो फेराड में ही कैपेसिटेंस मिलेगा। एक क्वेश्चन देखिए आप ऑलरेडी किए हुए हैं, उसको हम लोग दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ 27, तो कल के एग्जाम में आप कितना फास्ट कर पा रहे थे पता चलेगा। इफ 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर चार्ज्ड, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप को क्या किया जा रहा है, चार्ज टू अ पोटेंशियल, कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं उनको चार्ज किया जा रहा है एक पोटेंशियल कितना पे, तो पोटेंशियल ऑफ 25 वोल्ट। देन they
coalesces to form a big drop, then the potential of final drop will be। क्या आपको बताना है जो बनने वाला बड़ा सा ड्रॉप होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहला बोला जा रहा है कि उसका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो 75 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है कि उसका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो 175 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 225 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। और सबसे लास्ट बोला जा रहा है क्या, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बात सही है, लेकिन आप जो मेथड से कर रहे थे उसको इस मेथड से नहीं करेंगे। आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है उस मेथड से ना करते हुए हम लोग मान रहे हैं कि ये छोटा वाला ड्रॉप है, तो हमेशा से इसका रेडियस किसके बराबर, आर के बराबर मानते हैं, और इसके ऊपर का जो चार्ज है वो क्यू के बराबर मानते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस होना चाहिए सी स्मॉल, उसका वैल्यू होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये छोटे वाले ड्रॉप के लिए कैपेसिटेंस इतना ही होगा। मे भी आगे ये भी पूछ सकता था कैपेसिटेंस कितना टाइम से बढ़ेगा। चलिए, फिर ये बात हो गया। फिर अब यहां पे अगर देखिएगा तो छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल, तो V इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो V इक्वल टू होना चाहिए आपका कि टोटल चार्ज Q का वैल्यू और किससे डिवाइड होना चाहिए, तो टोटल चार्ज Q जो है अगर आप C से डिवाइड कर देंगे तो आपको V का वैल्यू मिलेगा इन जनरल। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, तो स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसका वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू। ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, तो 25 वोल्ट के बराबर दिया हुआ है कि ये 25 वोल्ट के बराबर स्मॉल ड्रॉप का सूचना है। बड़े ड्रॉप के लिए फ्रॉम सरफेस टेंशन टू एवरीवेयर हम लोगों का ये एजम्पशन रहा है कि 27 नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो कंबाइन होके अगर एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहे हैं कि 4/3 पाई इंटू किसके बराबर, स्मॉल आर का क्यूब, कि इनकी संख्या 27 थी और इनसे मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना। यहां से 4/3 पाई हमेशा से कटा। अगर दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया जाए, दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लिया जाए तो 27 का 3 यहाँ का r इक्वल टू r, तो स्मॉल r इक्वल टू किसके बराबर आया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r कैपिटल R का वैल्यू आया। अब यहाँ पे देखिएगा तो इस बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जो टोटल होना चाहिए, क्या बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जो आपका टोटल ये इसका वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो बड़े वाले ड्रॉप पे जब Q का वैल्यू देखिएगा तो एक छोटे पे Q स्मॉल Q था, तो 27 अगर कंबाइन हुआ है तो 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल Q होना चाहिए। और यहाँ पे अगर अब हम लगाए पोटेंशियल का वैल्यू, तो आज कितना पोटेंशियल, तो आज कितना चार्ज डिवाइडेड बाय आज कितना कैपेसिटर, आज का चार्ज देखिए 27 Q के बराबर, और आज का अगर कैपेसिटेंस देखिएगा तो आज का कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, तो 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आज का रेडियस कैपिटल R, तो कैपिटल R का वैल्यू 3R के बराबर आया। तो 3 और 27 को काटिएगा तो एक 9 बाहर निकल जाएगा, 9 बाहर निकला और Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, स्मॉल r इसके बराबर बचा। तो ये हम लोगों का मेथड नंबर 2 था। अब आपका मन है कि कैपेसिटर से बनाना चाहे या पोटेंशियल से बनाना चाहे, आंसर दोनों ही केस में किसके बराबर आएगा, तो 220 वोल्ट के बराबर आएगा। तो यहां से मेन यही बात बोला गया कि काम का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आइसोलेटेड मेटल स्फेयर हो, आइसोलेटेड कंडक्टर हो, उसका जो कैपेसिटेंस C होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसका रेडियस R किसके बराबर है, उसका वैल्यू C का वैल्यू रहने वाला है। तो ये हम लोगों का एक एडिशनल केस है जिसको याद रखना है। लेकिन जो पूरा टॉपिक अब चलेगा जिसको हम लोग पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में देखो, कैपेसिटर के प्लेट्स जो होंगे वो हमेशा मेटल कंडक्टर होगा, ये बात तय है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ओनली, कि जो कंडक्टर है उनके पास ही कैपेसिटेंस नाम का प्रॉपर्टी होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में जो हम लोग बार बार सिंबल देंगे वो ये वाला है, अभी थोड़ा बड़ा इसीलिए बना रहे हैं कि देख पाए हम लोग कि क्या हो रहा है। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। अब देखिए इस कैपेसिटर को क्या है, ऑलवेज वी विल कनेक्ट विथ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब तक कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता है उस स्टेट को बोलते हैं अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड कहने का मतलब कि कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी Q का वैल्यू 0 है। जैसे ही कैपेसिटर्स के प्लेट्स को कनेक्ट किया जाएगा तो पैरेलल प्लेट को अगर आप देखना चाहे इस तरीके से, तो पैरेलल प्लेट का मतलब कुछ इस तरीके से है कि आमने सामने दो प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं। मान लीजिए अगर आमने सामने दो प्लेट्स रखे हुए हैं तो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो जो दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, जो प्लेट्स आमने सामने है वो एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है, जो आमने सामने प्लेट्स रखे हुए हैं उनका एरिया क्या है, और दूसरा जो डी है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, कि ये सबसे डिसाइडिंग फैक्टर्स है कैपेसिटेंस निर्धारण करने में, कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है। और फिलहाल के लिए अभी आगे वैरायटी आएगा तो अन्य टाइप ऑफ कैपेसिटर भी देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग क्या एज्यूम करके मान रहे हैं कि एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन हमेशा की तरह परमिटिविटी ऑफ क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, सब एक ही बात है, तो इसका परमिटिविटी का वैल्यू है। तो ये तीन फैक्टर है। देखो कभी हम लोगों ने कहा था कि अगर आइसोलेटेड प्लेट हो ना, अगर मान लीजिए कहीं पे आइसोलेटेड प्लेट हो, कि बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भाई ऐसा कैसे बोल दे रहे हैं, जब आइसोलेटेड प्लेट था तब हम ही ने कहा था आपको कि अगर आइसोलेटेड प्लेट है तो ऐसे केस में क्या होगा। आइसोलेटेड प्लेट के केस में हमने कहा था कि इसका दोनों तरफ चार्ज रहना चाहिए, कि हमने कहा था अगर यहां सिग्मा डालोगे तो यहां भी सिग्मा आ जाएगा। वो समस्या आइसोलेटेड के साथ है, यहां तो दो दो प्लेट है, तो दो दो प्लेट के केस में ऐसा हो सकता है कि जब बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो इस प्लेट के ऊपर जो निगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा बैटरी का, एक निगेटिव चार्ज अपीयर करेगा जिसको हम लोग -Q बोलते हैं, कि ये निगेटिव प्लेट पे अपीयर होने वाला चार्ज है। ठीक है, फिर अगर देखिएगा दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में जो ये वाला प्लेट है, ये वाला आपका पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर +Q आएगा जिसको हम लोग बार बार Q ही बोल दिया करेंगे। ठीक है, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अगला बात ये है कि ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे -Q आया, यहाँ पे +Q आया तो नेट चार्ज 0 हो गया, नहीं। -Q +Q आने का क्या फायदा हुआ अगर सोचा जाए दूसरे टर्म में, अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया है। पहले जब अनचार्ज था तो बीच में कोई फील्ड नहीं था, अभी आप देखेंगे अगला बात फील्ड ही पढ़ना है। तो Q इक्वल टू किसके बराबर हुआ, तो Q इक्वल टू बोला जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स, की ये बात बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं कि एक प्लेट पे +Q होगा और एक प्लेट पे -Q होगा और इसको Q बोला जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहां से V क्या है, तो V आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपने अप्लाइड किया है, तो ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो गया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V के बराबर आ गया। अब देखिए अगर ये प्लेट है तो हमने यही कहा कि चार्ज बस एक साइड पे होगा, आइसोलेटेड में ऐसा है। अगर कैपेसिटर प्लेट को देखिएगा तो कैपेसिटर प्लेट में इस बात का पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक साइड में चार्ज आए कि वन साइड यहाँ पे है
और यहाँ पे भी वन साइड में ही है कि आइसोलेटेड प्लेट में वो समस्या था, कैपेसिटर्स में नहीं। तो ये वाले प्लेट को अगर इस व्यू में देखे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, ये इस साइड से दिखेगा, मैं बना दे रहा हूं कि उस साइड वाले व्यू में जो होगा यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि ये सारे टर्म्स ऑलरेडी आप इलेक्ट्रोस्टैट से जानते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, कि दोनों प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम लोग ये बात तो जानते ही हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस वाले के ऊपर प्लस क्यू बाई ए और माइनस वाले के ऊपर माइनस क्यू बाई ए ऐसा होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, अगला में देखते हैं और अन्य बातों को। तो अगर नहीं हुआ था क्या, चलिए पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अगर पॉजिटिव इस साइड होगा तो चार्ज इस पे आएगा, वो तो बोला ही गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्टेड है, मान लो ये आपके पास अनचार्ज कैपेसिटर आया, आपकी मर्जी आप किधर से कनेक्ट करते हो। अगर पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड कनेक्ट करोगे तो प्लस वाला प्लेट ये बनेगा, निगेटिव टर्मिनल इस साइड तो माइनस वाला ये बनेगा। आपकी मर्जी, आप उलट दो तो यहां पे देखोगे तो यहां पे बोला जाएगा कि अगर माइनस प्लेट ये वाला होगा, जब माइनस पोलैरिटी इधर होगा बैटरी का, प्लस प्लेट ये बनेगा। तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर में कैपेसिटी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वायर है, रजिस्टर को ऐसे लगाओ सर्किट में तो जो करंट जाएगा, ऐसे लगाओ तो भी उतना ही जाएगा। आगे जब आप सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो डायोड वगैरह में बहुत फर्क पड़ जाता है, कैसे कनेक्ट किए हो। तो फॉरवर्ड रिवर्स वो सब सेमीकंडक्टर का टॉपिक है। यहाँ इसको बहुत ही सिंपल रखना है कि अनचार्ज कैपेसिटर आया, जो निगेटिव से कनेक्ट होगा उसको निगेटिव मिलेगा चार्ज, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो आगे बढ़ा जाए, तो चलिए अगला के लिए नेक्स्ट किया जाए। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन में देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो बोला गया दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स को क्या किया गया, एक बैटरी से जोड़ा गया। इस बैटरी से जोड़ने के बाद जो प्लस वाला प्लेट है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो निगेटिव टर्मिनल से था उसके ऊपर निगेटिव आया। अब देखो, अभी तो वो वाला फॉर्मूला नहीं चलना चाहिए। देखो, जो आपने मेटल सीट के लिए डेराइव किया था, याद कीजिए, तो आइसोलेटेड सीट के लिए कितना होता था जी, आइसोलेटेड सीट के लिए, कि आइसोलेटेड सीट के लिए दोनों साइड सिग्मा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। सॉरी, जो दूसरा वाला था वो नॉन कंडक्टिंग था। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता था कि चार्ज एक ही तरफ होता था। तो यहां पे भले ही ये मेटल का सीट हो, सोचने वाली बात है कि चार्ज है तो भाई एक ही तरफ ना, कि एक ही साइड पे है। जब दोनों साइड पे चार्ज होता था आइसोलेटेड के लिए, तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्रिएट करता था। जब एक ही साइड पे चार्ज होता था तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। अगर आप याद कीजिएगा किसको, जो आपका गॉस लॉ के एप्लीकेशन से दोनों के लिए निकाला गया था। तो यहां पे इनके बीच में हम लोग किसी पॉइंट पे आए, तो किसी पॉइंट पे आए तो हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि यहां पे क्या होगा कि फील्ड ड्यू टू प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज, कि भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड क्रिएट करे। तो ई जो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्रिएट होगा, तो ये तो एक ही प्लेट है जिसका पास एक ही साइड से क्या है, चार्ज है, तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ कि ये इस पॉजिटिव प्लेट के कारण यहां क्रिएट किया गया फील्ड का वैल्यू है। फिर अगला बार में देखिएगा, तो अगला बार में बोला जाएगा कि जो फील्ड यहां पे क्रिएट करेगा कौन, तो फील्ड ड्यू टू कौन सा प्लेट, तो प्लेट विथ निगेटिव चार्ज, की जिसके पास निगेटिव चार्ज है वो कितना फील्ड क्रिएट करेगा, आधा ही है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वो क्रिएट किया।
तो ई निगेटिव क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्योंकि एक साइड ही चार्ज प्रेजेंट हो तो फील्ड का वैल्यू ऐसा होता है। अब देखो डायरेक्शन अगर देखना चाहेंगे तो पॉजिटिव वाला अपने से दूर क्रिएट करेगा, तो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन भी इधर होगा, और निगेटिव वाला तो अपनी ओर क्रिएट करेगा, तो ये निगेटिव के कारण भी जो फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल फील्ड इन बिटवीन द प्लेट, कि प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो टोटल फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स जो होना चाहिए उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, तो E इक्वल टू दोनों के दोनों फील्ड तो सेम दिशा में क्रिएट हुए हैं, तो प्लस और माइनस वाला फील्ड जुड़ जाना चाहिए। तो यहां से देखिए E का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एवरीवेयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स ऐसा आया। ठीक है, अगर अब हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग यहां से निकालना चाहते हैं, तो अपना आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और दूसरा वाला सिग्मा खुद क्या है, चार्ज डेंसिटी है, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वैल्यू है इन टर्म्स किसके, इन टर्म्स ऑफ चार्ज के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स के लिए देखिए यहां पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा भी बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट का है, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो साइन वगैरह तो हम लोग बोलते हैं पुट ही मत करो, तो E इंटू किसके बराबर बोला गया था, डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा इसके बराबर। यहां पे देखिए तो यहां से यहां जाने में जो डेल्टा आर आप कवर कर रहे हो वो किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो डेल्टा आर डी के बराबर है। तो यहां से देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दोनों प्लेट के बीच में अगर इसको नाम भी देते हैं कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे E तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो, मैं Q A बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख रहा हूं। फिर उसके बाद इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू डेल्टा आर का वैल्यू किसके बराबर, डी के बराबर, और फील्ड के डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहे हैं, तो कॉस थीटा 1 के बराबर, तो V का वैल्यू किसके बराबर आया, तो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर आपका V का वैल्यू आ गया। एक और फॉर्मूला चाहे तो बना के रख सकते हैं कि V का वैल्यू अगर यहां से देखें तो ये E है और डेल्टा आर डी है, तो V इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं कि E इंटू डी होता है, इसी में तो E का फॉर्मूला डाला गया है ना जी, E का वैल्यू QA बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू डेल्टा आर का वैल्यू D के बराबर, तो V इक्वल टू बाद में लिस्ट बना दिया जाएगा कि ये इसके बराबर भी होता है। अब V निकल चुका है, तो हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि डेफिनेशन हम लोगों का है कि Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो Q इक्वल टू सी भी के बराबर होता है, तो C इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q डिवाइडेड बाई V होना चाहिए। तो Q का वैल्यू देखिए, Q तो ठहरा Q, फिर उसके बाद V का वैल्यू पुट कीजिए, तो V का वैल्यू आया Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q से Q कट गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इसके बराबर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। कि यहाँ पे खुद आप देख रहे हैं कि सर्किट कैसा था,
कौन सा बैटरी था कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये कैपेसिटर बना होगा उसी दिन तय हो गया होगा कि कैपेसिटर्स के लिए कि इसका भाई प्लेट का एरिया क्या है और प्लेट के बीच में दूरी क्या है, और वो जिस दिन तय हो गया। अभी आप मीडियम क्या मान रहे हैं, एयर मान रहे हैं कि एयर फील्ड कैपेसिटर है, इसीलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना के बराबर आया। तो हो गया सभी लोगों का कॉपी। तो चलिए अगला ऐड किया जाए। तो आगे देखिए, अब हम लोगों का एक और इंपॉर्टेंट बात क्या आया कि ये कैपेसिटर का पर्पस शुरू में ही बोला गया था कि अगर उसका कैपेसिटेंस इतना के बराबर है तो कैपेसिटर के लिए क्या बोला जाएगा कि कैपेसिटर के लिए बोला जाएगा जो एनर्जी कैपेसिटर में कि एनर्जी जो स्टोर होगा यू, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए लाइक हेडिंग ही डाल दीजिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले क्या कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहां पे सवाल पूछा जाता है कि कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो पहला बात तो ये बोला जाना चाहिए जब भी आता हो तो एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इन द फॉर्म ऑफ, कि जो एनर्जी स्टोर होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो भविष्य में इंडक्टर पढ़ेंगे तो इंडक्टर में बोला जाता है द एनर्जी स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे अभी तो कैपेसिटर है तो इसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर है तो ये बात अब तय हो चुका है कि जो कैपेसिटर बना है उसका कुछ ना कुछ पहले से कैपेसिटेंस होगा। इसको अगर सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो किसी भी वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। ऐसा करने से जो Q आएगा उसका वैल्यू CV के बराबर होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला होता है जैसे हाफ mv² लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म जो होता है उसको बोला जाता है हाफ CV², कि स्टोर्ड एनर्जी सारे टर्म्स का ऑब्वियस मतलब है। तो हाफ CV² किसका बराबर हो गया, हाफ CV² हो गया पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे एक रिलेशन है, तो रिलेशन है तो आप CV इंटू भी कर देंगे कि यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू पहला टर्म हो गया CV इंटू एक बार और टर्म हो गया भी। तो यहां से क्या आ गया, तो C इंटू भी किसके बराबर है जी, Q के बराबर। तो Q इंटू भी डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्या है, तो ये भी स्टोर्ड एनर्जी का ही फॉर्मूला है। फिर अगला बात जो है U का अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो U का अगला फॉर्मूला जो हो सकता है वो हो सकता है कि यहां से किसका वैल्यू, C का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब की बार क्या, Q/V। तो C का वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा 1/2 इंटू Q/V इंटू V², तो यहां से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, यहां से फिर से वही हो जा रहा है क्या, Q/V पुट करने से। तो क्या पुट किया जाना चाहिए, एक मिनट, किसका वैल्यू रिप्लेस किया जाना चाहिए, V का वैल्यू। सही बात है, V का वैल्यू रिप्लेस कीजिए तो नया फॉर्मूला बनेगा, नहीं तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो U इक्वल टू देखिए 1/2 इंटू, अगर C को रहने दीजिए ऐसे ही और दूसरा वाला V का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q²/C²। तो ये अगला वाला फॉर्मूला ये वाला होता भी है, तो Q²/2C। तो कहने का बात ये है कि U का ही सारा फॉर्मूला था हाफ CV², वो भी U का ही फॉर्मूला था। Q इंटू V/2 ये भी U का ही फॉर्मूला है। Q²/2C ये भी U का ही फॉर्मूला है। जब जब आपको जरूरत पड़े उस समय क्या कीजिए, उस समय वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है जो आगे यूज होगा, बहुत इसको यूज होगा। अभी तो सबसे बेसिक बातें पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटर का काम था चार्ज स्टोर करना, उसके लिए उसका कैपेसिटी निर्धारित होता था। और दूसरा बात है एनर्जी स्टोर करना, तो कोई कैपेसिटर है भी पोटेंशियल तक चार्ज है तो स्टोर होने वाले एनर्जी का अलग अलग फॉर्म ये होगा। चलिए इससे आगे देखते हैं, हटाया जाए इसको।
तो इसको हटा के अगला बात देखते हो। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको बोला जाता है कि पहले भी आप पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स की एनर्जी डेंसिटी क्या होगा इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो एनर्जी डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी टर्म जहां कहीं भी आता है तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है किसके बराबर, कि एनर्जी स्टोर्ड, क्या एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, की एनर्जी डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग इन जनरल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है। फिर यहां से देखिए तो प्लेट्स के बीच में स्टोर होने वाला एनर्जी जो था वो 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर इसके बराबर हो रहा था। तो यहां से अगर देखिएगा तो ये आपका कैपेसिटर है, तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे कि यहाँ पे अगर फील्ड बीच में डिस्टेंस डी के बराबर हो और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर हो तो ऐसे बोलते भी है डेल्टा भी इक्वल टू किसके बराबर, तो डेल्टा भी इक्वल टू जो होना चाहिए उसका वैल्यू किसके बराबर, तो डेल्टा भी का वैल्यू ऐसे भी बोला जाता है ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। और इसको आप याद भी रख सकते हैं कि डेल्टा भी यहाँ पे जिसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जिसको भी बोला जा रहा है कि भी का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो भी का वैल्यू ई इंटू डी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो किसका वैल्यू हो गया, भी का वैल्यू हो गया। तो भी सिंबल ज्यादातर वॉल्यूम को भी देते हैं। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, देखो दोनों प्लेट्स के बीच में अगर आप इमेजिन कीजिएगा तो दोनों प्लेट्स के बीच में ये प्लेट का एरिया ए है और इनके बीच का दूरी किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो यहां से अगर इमेजिन कीजिएगा तो वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटू डी के बराबर। एक क्यूबॉइड बन रहा है जिसका एरिया ए है और उसको डी लेंथ खींचा जाएगा, पहले भी बोला गया है यूनिफॉर्म एरिया को जितना लेंथ खींचेंगे वॉल्यूम बन जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या है, तो यू को अगर आप बोलते हैं क्या कि स्मॉल यू को ही सिंबल दिया जाता है ज्यादातर एनर्जी डेंसिटी का, तो स्मॉल यू का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो स्मॉल यू का वैल्यू देखिए U डिवाइडेड बाई क्या, तो भी पोटेंशियल के लिए रिजर्व है इसीलिए U डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऐसा लिख रहे हैं। तो स्मॉल u के लिए देखिए U का वैल्यू हुआ हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी इसके बराबर ऐसा आया। अब यहां से देखो तो U का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू भी, तो भी इक्वल टू तो E इंटू डी है, तो भी इक्वल टू E इंटू डी है। और एक इसमें चेंज लाते हैं, सबको पुट कर ही देते हैं इसी जगह पे। तो देखो सबसे पहले 1/2 इंटू सी का वैल्यू याद कीजिए तो कैपेसिटर है तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर भी का वैल्यू पुट करेंगे तो E इंटू डी मतलब E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या ए इंटू डी ऐसा नीचे में बच गया। कौन कौन कहाँ कहाँ कट रहा है, तो ए और ये ए कट जाएगा, ये डी नीचे आएगा तो इस डी के साथ दोस्ती करेगा तो 2 डबल डी है तो डी स्क्वायर को काट दिया। आज से इसको याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैपेसिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यूनिट डायमेंशन में तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, तो वो भी काम आएगा यहाँ पे। तो ये इसको भी स्टोर करके रख लीजिए कि एनर्जी स्टोर्ड per unit volume in between the plates of capacitor is, this is not total energy, this is energy stored per unit volume, कि per unit volume stored energy का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अगला लास्ट बात जो यहाँ से पर एयर फील्ड कैपेसिटर का लास्ट इंपॉर्टेंट बात, तो हटाया जाए इसको। यही और लिखना चाहते हैं लिखिए, आराम से लिखिए। कैसा लग रहा है लिखने में, यहां से है दिख नहीं रहा है, हाँ ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो यार। लाइट का, ये लाइट का
ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा है। शुरुआत में ही आपको बोला गया था कि डोंट यूज ब्लैक स्क्रीन। अगर ब्लैक स्क्रीन होगा तो व्हाइट लाइट उसमें बहुत दिखेगा, कोई अन्य स्क्रीन होगा तो कम दिखेगा। अगर अगला क्लास होता है तो बोलिएगा दूसरा स्क्रीन यूज करने के लिए। मुझे भी नहीं दिख रहा है, मेन बात यह है जो मैं लिख रहा हूं। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला बात सबसे लास्ट जो बचा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो लिखने के उतना डिम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट कलर के मरकरी है वो सीधे इसमें इमेज बना रहे हैं अपना। तो क्या बोला जाएगा, फोर्स बिटवीन, तो अन्य कोई कलर यूज कीजिएगा तो अच्छा दिखेगा लिखने में। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, कि सबसे लास्ट बात है कि कैपेसिटर्स के प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। में भी हम लोग ब्रेक लेंगे तो स्क्रीन बदला जाएगा। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, कि देखिए सबसे पहला बात क्या है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास फील्ड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो अगर हमसे कोई पूछे कि आपने देखा है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्लेट, कि एक एक प्लेट जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्लेट जो होगा तो वो किसके बराबर था, तो किसी एक प्लेट के कारण लीजिएगा तो ये इसका अपना खुद के कारण प्रोड्यूस्ड किया हुआ फील्ड, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होना चाहिए। तो ये मान लो अगर प्लस वाला प्लेट है तो ये निगेटिव प्लेट के पास आके यहां पे आके हम इसका फील्ड क्यों काउंट करेंगे, हम चाहते हैं 1 वाले ने 2 पे कितना फोर्स लगाया ये निकालना। तो 1 वाले ने 2 के पास आके कितना फील्ड प्रोड्यूस किया, तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर फील्ड प्रोड्यूस किया। अब यहां से देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हुआ है और इस प्लेट के ऊपर चार्ज माइनस क्यू के बराबर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय फील्ड ऑफ वन प्लेट ऑन टू, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लगने वाला फोर्स होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है। कि मान लो अगर यहाँ पे E नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो Q ई का फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन क्या होगा, वो तो डायरेक्शन निकालने का अपना तरीका था कि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलोंग। तो यहां से देखिए F इक्वल टू Q तो ठहरा Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा खुद किसके बराबर है, Q बाई यही ना है सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो Q इंटू Q बाई ए इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। आपके फॉर्मूला के लिस्ट में एक और जुड़ गया Q स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये लगने वाला फोर्स है। अब हम लोग जानते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर होता है, तो यहां से क्या बोला जाएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड यही है। पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट बोल रहा है तू मेरी ओर आजा, और निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट बोल रहा है तू मेरी ओर आजा। न्यूटन का नियम है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो क्या बोला जाएगा, बोथ प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर विथ दिस फोर्स, कि प्लेट क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेट अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर विथ दिस फोर्स। 2 छूट गया है, विथ ईच अदर विथ दिस फोर्स। चलिए तो यहां पे देखिए अब हम लोग अगर समरी की बात करें तो ये बोला गया कि सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, तो इनके प्लेट्स के बीच में जो बोला गया ये सब पूछा जाता है। कि कोई पूछेगा ईच प्लेट का फील्ड क्या था, तो ईच प्लेट चाहे तो प्लस वाला प्लेट हो चाहे तो माइनस वाला प्लेट हो, इसका जो अपना खुद का फील्ड था वो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन डॉट या Q बाई 2 एप्सिलॉन डॉट इसके बराबर ईच फील्ड के कारण ईच प्लेट इतना का फील्ड प्रोड्यूस किया। दूसरा बात बोला गया कि टोटल फील्ड कितना का प्रोड्यूस हुआ,
तो टोटल फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स जो हुआ दोनों के जुड़ने के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, या इसी को क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा बात क्या बोला गया कि अगर इनके बीच का पैरामीटर्स तो ऑलरेडी जानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड के बीच में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे तो आपको काम आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड के बीच में जो रिश्ता था, तो V इक्वल टू किसके बराबर आया था, तो V इक्वल टू E इंटू डी इसके बराबर ऐसा आया था। तीसरा अगला बात क्या बोला गया था कि अगला बात बोला गया था जो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस होना चाहिए, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बोला गया था कि C का वैल्यू जो होगा तो C इक्वल टू बोला गया था किसके बराबर, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इसके बराबर। फिर उसके आगे बोला गया था कि अगर स्टोर्ड एनर्जी का बात कीजिएगा तो एनर्जी U इक्वल टू 1/2 CV²। फिर क्या था Q इंटू भी यूज करेंगे, धीरे धीरे खुद ही आदत हो जाएगा। फिर किसके बराबर था, Q² डिवाइडेड बाई 2C इसके बराबर, ये स्टोर्ड होने वाला एनर्जी था। फिर क्या बोला गया कि अगला बात था क्या, तो अगला इंपॉर्टेंट बात था उसको बोला गया एनर्जी डेंसिटी। तो प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी आया वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E² इसके बराबर का एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स था। सबसे लास्ट में बोला गया फोर्स, तो दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स का वैल्यू क्या बोला गया था, Q² बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर क्या होगा, दोनों प्लेट का एक दूसरे के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स होगा। तो ये अभी तक का जितना फॉर्मूला देखे हैं एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल बातें थी कैपेसिटर्स के बारे में, और इन सब का समरी ऐसा यहाँ पे आया। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए, हटाया जाए इसको। कौन सा बोल रहे हैं, पहला वाला में जो बोल रहे हैं यहाँ वाला पॉइंट सही बात है, यहाँ वाले पॉइंट में हाँ ऑनलाइन जाएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए Q डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 2A इसके बराबर होना चाहिए, बगल में क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। कि यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट इतना का फील्ड क्रिएट किया, सबके कंट्रीब्यूशन से मिला के इतना का टोटल फील्ड क्रिएट हुआ होगा। तो ये आपका समरी था, एक जगह आपने लिख लिया। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस किया जाए इस सिस्टम के ऊपर। हटाया जाए इसको, नहीं हुआ अभी क्या वजह, यहां से कॉपी करने में तो फास्ट होना चाहिए आप लोग को। अच्छा कॉपी अभी भी मैनुअल है, तो वही बोले ना धीरे धीरे ग्रोथ होता है। मे भी 2 बैच के बाद ऐसा होगा कि लोगों को टैब दिया जाएगा जहां जो एडमिशन लेंगे उनको ऐसा भी दिन आएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब हम लोग का पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल, और यही बात बोला जाता है कि नीट में जो सिंपल से सिंपल है वो भी आ सकता है। कि क्या बोला जा रहा है कि इफ द एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is doubled and the distance between the plates is halved, then the new capacitance of the capacitor if the original capacitance was C0। पहला बोला जा रहा है कि जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2C0। फिर बोला जा रहा है 4C0, 8C0 रिमेन सेम, अभी भी वही रहेगा। तो क्या होना चाहिए, तो 4 हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्या बोला गया कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में ये बोला गया
कि जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल कैपेसिटर्स होगा तो यहाँ पे C का वैल्यू जो रहा होगा वो ए एप्सिलॉन डॉट डिवाइडेड बाई डी इसके बराबर ओरिजिनल कैपेसिटेंस है और इसको सी डॉट बोला जा रहा है। अब मान लीजिए इस कैपेसिटर के एरिया को थोड़ा बड़ा किया गया और दूरी को कम कर दिया गया तो इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, तो चलिए इसको सी डैश बोल देते हैं। तो इसका एरिया ए डैश हो जाना चाहिए। एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन है, मीडियम के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, और डिस्टेंस को डी डैश कर दिया गया है। बोला क्या गया है कि एरिया ए डैश जो है वो शुरुआत के एरिया का, तो शुरुआत के एरिया का क्या है ए डैश का वैल्यू, तो ए डैश के वैल्यू को देखिएगा तो ए डैश का वैल्यू बोला जा रहा है कि ए डैश इक्वल टू एरिया को डबल किया गया है, डिस्टेंस को डी डैश इक्वल टू हाफ किया गया है तो डी बाई टू के बराबर आ रहा है। तो यहां से देखिएगा तो नया कैपेसिटेंस सी डैश जो होना चाहिए 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी डैश का वैल्यू, तो डी बाई टू 2 बार 2 हो गया, ये भी ऊपर आ जाएगा तो सी डैश इक्वल टू 4 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये सब भी डीट में आया हुआ है क्या, हाँ ये सब भी डीट में आता है। तो ये तो आपका ऊपर है कि उस दिन तक सारा फॉर्मूला, बहुत लोग को तो फाइनल दिन जाते वक्त ये भी याद नहीं रहता कि कैपेसिटर नाम का टॉपिक भी था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो जाने दीजिए। तो ये ऐसा होता है, इसका वैल्यू इतना के बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, हटाया जाए इसको, ऐड किया जाए नया। इतना टाइम लगेगा, छोटी छोटी बातें ही तो कॉपी करनी है। और अभी में इतना दिक्कत हो रहा है, आप लोग थोड़ा अपना हाथ का स्पीड इंक्रीज कीजिए, क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा कि ऑलरेडी में भी क्वेश्चन लिखा ना जाए, क्वेश्चन लिखा ही हुआ जो टिपिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ तक लिखा होगा, बस स्लाइड आगे बढ़ेगा तो उसको तब उस समय आपको और फास्ट लिखना होगा। लेकिन हाँ प्रोवाइड भी किया जाएगा आपको पीडीएफ, तो पेन ड्राइव रखिएगा एक ठो, जब आएगा तो फोन भी मिल जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टर्म 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर विल बी। तो यूनिट डायमेंशन में कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछने आए थे जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जा रहा था। क्या बोला जा रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर बोला जा रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, फिर बोला जा रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सबसे लास्ट बोला जा रहा है एम एल टी माइनस टू। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए जैसे बोला गया कि आपको ये इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ज्यादा मेहनत ना लगे। अगर टिपिकली कोई निकालने के लिए जाएगा कि 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर उसके स्क्वायर का, तो ऐसे भी आपकी मर्जी, दोनों का डेफिनेशन आपको बोला गया है। एप्सिलॉन नॉट का अगर कोई यूनिट पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, कूलम में स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते हैं कि न्यूटन पर कूलम्ब होता है। यहां से भी मेहनत करेंगे तो आ सकता है, कोशिश करेंगे तो, लेकिन ये नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोगों का मतलब होता है कि U इक्वल टू क्या होता है, तो U का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। तो अगर U का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी, तो यहां से देखिए जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो किसके बराबर, तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इसके बराबर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके बराबर एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो एनर्जी का यूनिट हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कि जूल का मतलब, एनर्जी का मतलब इतना होता है। वॉल्यूम दुनिया में कोई सा भी वॉल्यूम हो एल क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से जो टर्म है आपका, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जिसको बोल रहे हैं U, इसका डायमेंशन जो होना चाहिए M, L का पावर -1 और T का पावर क्या, T का पावर -2 इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो T का पावर
किसके बराबर, तो टी का पावर जो है, टी का पावर जो होना चाहिए वो किसके बराबर, एम एल, एम एल -1 टी -2, ये क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो ये आपको इसीलिए पूछा जाएगा कि इसका मतलब ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हटाया जाए, स्लाइड नेक्स्ट। चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कैपेसिटर which has distance between the plates D and the capacitor is charged to a potential difference of V, the energy density between plates of कैपेसिटर्स या कैपेसिटर। आई थिंक आपको फ्यूचर में ब्लैक स्क्रीन के साथ ही एडजस्ट करना होगा। 1/2 इंटू क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर इंटू डी। अगला बोला जा रहा है 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्योंकि दिस स्क्रीन इज क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन आइज, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई डी। फिर उसके बाद क्या बोला जाएगा, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बच गया, वी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, कौन सा सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, इसीलिए बोला गया है सारा फॉर्मूला याद रखने के लिए कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी का याद रखने के लिए फॉर्मूला बोला गया कि स्टोर्ड एनर्जी जो है 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इसके बराबर होता है। यहाँ पे ई का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी एंड इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ भी। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का रिश्ता होता है, चाहे इतना लंबा अब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिश्ता है। यहाँ पे कैपेसिटर में सीधे याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी इसके बराबर होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो भी बाई डी के बराबर होना चाहिए। यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू भी बाई डी का होल स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन 1 जो है, इसको उठा के यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि ये वाला सही बात है कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इसका वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर भी होता है। चलिए अगला किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए कॉपी कर लीजिए, कोई बात नहीं, आराम आराम से कॉपी कीजिए। चलिए आगे लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए इज द, हाँ बोलिए, नहीं ठीक है, ओके। इफ ए इज द एरिया ऑफ प्लेट if A is area of plate, D is distance between the plates and अगला क्या बोला जा रहा है, E is इलेक्ट्रिक field between the plates of a capacitor।
the total energy stored will be। पहला बोला जा रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, केवल इसके बराबर। दूसरा बोला जा रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई डी, इसके बराबर। तीसरा बोला जा रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, इसके बराबर। अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सारा का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये इसीलिए बोला गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं यू का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे सारा पैरामीटर्स तो दिया ही हुआ है कि प्लेट का एरिया ए के बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी के बराबर है, कि ये दोनों फैक्टर्स हमको दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट हमेशा की तरह, जो अभी मीडियम तो बदला नहीं है, अभी लंबे समय तक नहीं बदलेगा, अभी 2 क्लास कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब आके आएगा आपका डाई इलेक्ट्रिक। हम लोग जानते हैं कि देखो एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू जो होता है, तो U इक्वल टू क्या होता है, तो U इक्वल टू होता है आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इसके बराबर। ई तो ठहरा ई, यहाँ पे पहले भी बोला गया है कि अगर 2 प्लेट्स को इमेजिन कीजिए तो ये दोनों मिल के क्या, ये दोनों मिलके एक क्यूबॉइड टाइप का शेप क्रिएट कर रहे हैं, और जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ए इंटू डी इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इसके बराबर। तो यहाँ से ई का वैल्यू देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। तो ये नेट वैल्यू ऑफ फील्ड हो गया, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे, एनर्जी था ना जी, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इरेजर का साइज बड़ा हो जा रहा। अब देखिए ये वाला, ये जो होना चाहिए U, सॉरी इसको भी हटा देते हैं पहले, ये होना चाहिए U, ये होना चाहिए U, कि इतना एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इतना स्टोर्ड होगा, कहाँ पे टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए ऐसे स्लाइड बना रहे ना, तो पहले के टाइम में यहाँ क्वेश्चन लिख सकते थे पैरेलली, थोड़ा स्पीड बढ़ सकता था। आप लोग भी फास्ट कॉपी कीजिए, मैं भी आगे से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, जब 1-2 क्लास बाद स्लाइड बन जाएगा, ट्रायल ही चल रहा है अभी तो। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, पहला डायरेक्टली proportional to distance between plates, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के। दूसरा बोला जा रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तीसरा बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सबसे लास्ट बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी अभी अभी आपने देखा है, तो ये सब सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। यहाँ तक कि ये पूछा जाता है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहला बात ये हुआ, अगर फोर्स का वैल्यू देखिएगा तो फोर्स का वैल्यू आया था
क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल था। अगर एक के कारण फील्ड याद है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, उसको दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाला गया था। तो आप खुद ही देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो ये आप खुद ही देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है डिस्टेंस से, कि डिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा आएगा। तो ये इसका वैल्यू है, ध्यान रखिएगा फोर्स का वैल्यू। अगर इसी में ये बोला जाता है कि ये सब पूछा जाता है कि डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, फोर्स से को क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बिटवीन प्लेट्स, तो डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स रिमेन्स अनचेंज, कि फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब पूछा जाता है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स जो होगा हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। सिमिलरली अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया है, अगर डिक्रीज भी किया जाए, कि डिस्टेंस अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो फोर्स रिमेन्स क्या रहेगा, फोर्स रिमेन्स अनचेंज, कि डिस्टेंस बढ़ाने या घटाने से कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का जो फोर्स है वो घटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इंक्रीज डिक्रीज ये वाला लिख लीजिए बात और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कैटेगरी का एक लास्ट क्वेश्चन और लिखिए। क्या बोला जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है कि इफ सी इज, सी को हटाइए, एक मिनट अभी मत लिखिए। इफ भी इज, इफ भी इज पोटेंशियल डिफरेंस, सी इज कैपेसिटेंस and d is distance between the plates of the capacitor, then the force between plates will be। पहला बोला जा रहा है कि सी भी डिवाइडेड बाई 2d। अगला बोला जा रहा है सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। उसका अगला बोला जा रहा है सी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d। सबसे लास्ट बोला जा रहा है सी भी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2। देखते कौन सा होता है, कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए। ये तो नहीं हो रहा यार, सी लग रहा है, सी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का अपने पास फॉर्मूला कुछ और है और बोला कुछ और गया है। तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का जो अपने पास एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है, तो F इक्वल टू किसके बराबर, तो क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ और, अभी तक सारा क्वेश्चन यही देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ और पैरामीटर्स के टर्म में है और गिवन जो फॉर्मूला होता है वो कुछ और पैरामीटर्स के। तो मल्टीपल रिलेशन तो एग्जिस्ट करता ही है, तो यहाँ पे बस एक रिलेशन को यूज करते हैं कि Q इक्वल टू सी भी इसके बराबर होगा। तो यहां से देखिए अगर इसको पुट कीजिएगा तो F इक्वल टू किसके बराबर आ गया, तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ऐसा बचा। अब यहां से देखिए हम क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से क्या है कि एक सी को मैंने पीछे खींच लिया और एक सी को छोड़ दिया कि चलो सी भी स्क्वायर ऐसा बन गया, तो ये ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ऐसा बचा। अब एक सी को जो आपने छोड़ा है, बाहर रखा है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू तो C इक्वल टू तो जानते ही है
कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी होता है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू किसके बराबर, तो ये सी भी स्क्वायर बचा डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट कैंसल हुए, तो फाइनली जो फोर्स का एक्सप्रेशन बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो सी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d इसके बराबर क्या हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2d, ये आपका फाइनल। तो यहाँ पे लोगों को दिख सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं डिस्टेंस डी पे फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन कैपेसिटेंस सी तो खुद ही डिस्टेंस डी पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इस फॉर्मूले को देख के ये कंक्लूजन नहीं निकाल देना है कि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नहीं, जस्ट ये एक फॉर्मूला है फोर्स का इन बिटवीन सी एंड भी। अभी भी लाके अगर आप पुट करेंगे कि सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये सब गायब हो जाएगा। तो अभी भी ये बात मान के चलना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी ही है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला ये वाला आ गया है डी यहाँ पे नीचे में। चलिए इसको हटाया जाए। तो ये हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक था जिसको हम लोगों ने क्या बोला कि कैपेसिटर्स का फंक्शन क्या है और कैपेसिटर्स का बेसिक क्या है। अगला को बोला जाता है कॉम्बिनेशन, या उसी को क्या बोला जाता है, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स रिलेटिवली एक छोटा टॉपिक है, कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स रिलेटिवली एक छोटा टॉपिक है। अगर ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो देखो हम लोगों को यहाँ पे हमेशा क्या निकालने के ऊपर फोकस रहेगा कि ग्रुपिंग का तो मतलब जानते हैं कि ये बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे कैपेसिटेंस प्रेजेंट होंगे। तो हम लोगों का पर्पस होगा हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉज सेम चार्ज from a battery as done by the group of capacitors from the battery। कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, पूरे सिस्टम को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। वो कैपेसिटर उतना ही चार्ज लेना चाहिए बैटरी से जितना पूरा ग्रुप ले रहा था। कॉम्बिनेशन में ज्यादातर जो हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनता है कि आइदर वो किसमें प्रेजेंट होंगे, तो आइदर वो आपने नाम सुन रखा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑल कैपेसिटर्स, जितने भी कैपेसिटर्स प्रेजेंट होंगे, कि ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, कि एक का टर्मिनल जो है, एक का जो एंड पॉइंट है वहां से दूसरे का एंड पॉइंट, तो टर्मिनल टू टर्मिनल सभी कैपेसिटर्स को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे तो अगर कॉम्बिनेशन देखिएगा तो ये आपका कैपेसिटर नंबर 1 है, तो वन आफ्टर दी अदर। देखो जहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी पहचानना और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रजिस्टर में पहचानना, कि वो तो और बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कैपेसिटर्स C1, C2 और C3 है, ये यहाँ पे एक बैटरी Q है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप फीचर्स देखिएगा
तो यहाँ पे सबसे पहली बात इक्विवेलेंट का बैटरी के लिए क्यू नहीं, बैटरी तो भी होता है, क्यू चार्ज ड्रॉ करेगा कि यहाँ पे बैटरी है भी नाम का, ये इस बैटरी ने क्या भेजा है, क्यू चार्ज सप्लाई किया है। तो बोला जाएगा इन सब को हटा दो, इन सब का वैल्यू जो भी रहा हो, इन सब के इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन सब को हटा के एक ही कैपेसिटर लाओ और जब उसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो जो काम ये तीनों मिलके कर रहे थे, और काम क्या था, बैटरी से चार्ज भी ड्रॉ करवाना, तो ये काम क्या है, ये कैपेसिटर जो इक्विवेलेंट है वो अकेला करेगा। अगर यहाँ पे फीचर देखिएगा तो पहला बात यहाँ का सबसे बेसिक फीचर ये होता है कि फीचर नंबर 1 होगा कि सेम चार्ज, सभी कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स, कि सभी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे यहाँ पे हो, कि सेम चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स। और दूसरा फीचर ये होगा कि पोटेंशियल इज डिवाइडेड, कि जो पोटेंशियल मिलने वाला है उसको क्या करेंगे, सीरीज वाले मिल बांट के खाते हैं। कि यहाँ पे देखिए जो टोटल पोटेंशियल है उसका V1 हिस्सा, कि यहाँ पे आके अगर मान लो कोई कनेक्ट किया, देखे होंगे वायर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे आके आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये कुछ V1 खाया होगा, यहाँ पे आके कनेक्ट करोगे तो ये V2 खाया होगा, और यहाँ पे आके कनेक्ट करोगे तो ये V3 खाया होगा। तो पोटेंशियल इज डिवाइडेड, क्या, पोटेंशियल इज डिवाइडेड बिटवीन कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर्स के बीच में क्या होगा, ये पोटेंशियल जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है उसका डिवीजन हो जाएगा, कि सभी कैपेसिटर्स को बराबर नहीं मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर कोई चार्ज बोले तो ये भी क्यू खाएगा, ये भी क्यू खाएगा, ये भी क्यू खाएगा, चार्ज जितना, और इनका इक्विवेलेंट, तो इनका इक्विवेलेंट तो अगर बैटरी से कितना निकला है, क्यू निकला है, तो इनके इक्विवेलेंट को भी क्या मिलेगा, इनके इक्विवेलेंट को भी क्यू के बराबर ही चार्ज मिलेगा। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए, टाइम हो गया है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, इतना लिख दिया है तो खाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक लाइन 2 लाइन और लगेगा, एक स्लाइड और लगेगा तो हो जाएगा आपका। तो ये अगला में क्या बोला जा रहा है कि देखिए जो बना था उसमें क्या बोला गया कि अगर भाई ये सभी किसमें है, अगर ये सभी सीरीज में है तो यहाँ पे जो बनने वाला कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर के लिए देखिए ये 3 ऐसे ऐसे कैपेसिटर थे। यहाँ पे बोला गया चार्ज जो 1 है उसको भी उतना ही, 2 है उसको भी उतना ही, 3 है उसको भी उतना ही चार्ज कहां से निकला होगा। जैसे मान लीजिए करंट पढ़ेंगे तो करंट में जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है वहां पे करंट सबको बराबर मिलता है, करंट के लिए कोई और रास्ता नहीं है, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसको V1 मिला था, इसको V2 मिला था और इसको V3 मिला था। तो यहां से देखिए अगर लिखना शुरू करें तो 4 कैपेसिटर नंबर 1 को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और इनके इक्विवेलेंट के लिए तो बनाया ही गया था कि एक ही कैपेसिटर ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अकेला खा जाएगा, और यहाँ पे अगर पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ये अकेला खा रहा है V, और यहाँ पे Q ही चार्ज होगा, तो एक कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 अगर लिखिएगा तो Q इक्वल टू C भी होता है, तो V इक्वल टू Q बाई C होना चाहिए। तो V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए कि चार्ज तो इसको भी Q मिलेगा, तो V1 इक्वल टू पहला वाला टोटल अवेलेबल पोटेंशियल का Q बाई C1 खाएगा। सिमिलरली दूसरा वाला टोटल अवेलेबल पोटेंशियल का Q बाई C2 खाएगा। तीसरा वाला टोटल अवेलेबल पोटेंशियल का Q बाई C3 खाएगा। सभी मिलके हम लोग जानते हैं कि टोटल अगर अवेलेबल भी था तो खाने वाले तो यही तीनों थे, तो V1 V2 V3 तीनों ने बराबर बराबर से पोटेंशियल लिया, मतलब बराबर से कहने का मतलब जो भी लिया आपस में बांट लिया,
कितना कौन लेगा वो तो उनके C1 पे डिपेंड करेगा। तो दूसरा वाला क्या हुआ, तो दूसरा वाला को देखिएगा तो दूसरा वाला का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3 कि सबने बराबर खाया है, तो ये ऐसा भी का वैल्यू आ गया। ये हमने किस साइड से, तो एक एक के साइड से देखा। अब देखिए फोर इक्विवेलेंट, तो फोर इक्विवेलेंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट को जब वही बैटरी मिलेगा तो इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लाया गया, उसको वही बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो भी वो भी उतना ही चार्ज विड्रॉ करना चाहिए। तो Q डिवाइडेड बाई वो सिंगल कैपेसिटेंस क्या है, C इक्विवेलेंट। तो बस क्या है कि इसको रिप्लेस कर दीजिए सेम बैटरी से सेम चार्ज ड्रॉ करने वाला अकेला कैपेसिटर को ही हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 ऐसा। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला आपका रटा हुआ होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे अगर इसको याद कीजिए रजिस्टर को, तो इसका उल्टा होता है। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें, तो अगले क्लास में आपका मेन टॉपिक होगा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ही। चलिए इसको सेव किया जाए।